नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे तमाम सेशंस में कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेजेस लिख लिख करके डिमांड की है कि सर लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप उन्हें कवर नहीं कर रहे हैं। मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं सर, आप लद्दाख को इग्नोर कर रहे हैं। बाय द वे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम अपनी पाठशाला है। उस पर मैं इस चीज को लगभग 1.5 महीने पहले डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ कवर कर चुका हूं। आपको मैं उसे विद एविडेंस भी दिखाऊंगा। अगर आपको कोई डिमांड का टाइटल हो और वो यहां ना दिखे तो आप उसे अपनी पाठशाला नाम से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहां जाके सर्च कर लिया करें, संभवतया वहां कवर कर लिया होता है। ठीक है। आज के सेशन में चर्चा है 15 दिन से अनशन पर हैं 3 इडियट के रेंचो। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी है, भारत में काफी ज्यादा एप्रिशिएटेड फिल्म है। अगर आपने वह फिल्म देखी है तो उसके अंदर आमिर खान का रोल निभाने वाले रेंचो जब अंत में जाते हैं और लद्दाख के अंदर उनके दोस्त उनसे मिलने जाते हैं और एक व्यक्ति यानी आमिर खान जिस व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं उनकी ही आज चर्चा है, क्योंकि वे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और वर्तमान में 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आज का सेशन है कि अल्टीमेटली क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं लद्दाख में। तो चलिए डिटेल में लेकर चलते हैं। आप में से जो साथी अभी तक कश्मीर की यात्रा पर नहीं गए, लद्दाख की यात्रा पर नहीं गए, इतना तो जानते ही होंगे कि लद्दाख और कश्मीर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन पर जमी हुई बर्फ है। बर्फ ग्लेशियर के रूप में है और जो गर्मी के साथ पिघलती है तो पानी बनता है और बना हुआ पानी ही हमारी नदियों में, जो कि गंगेटिक क्षेत्रों के अंदर गंगा यमुना जैसी नदियों का पानी बनाती है। यानी हिमालय के पिघलने से ही, हिमालय की बर्फ के पिघलने से ही हमारी नदियों में पानी आता है। लेह लद्दाख, जैसे कि आप एक ठंडा रेगिस्तान कहते हैं जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर डली हुई बर्फ जब समय के साथ पिघलती है तो फिर नदियों के पानी का स्तर बढ़ाती है और यहीं से भारत के, उत्तर भारत के विशेष रूप से नदियों में पानी आता है और लोगों को सिंचाई का लाभ होता है। मैंने आपसे जैसा शुरुआत में कहा था कि मैं विद एविडेंस आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि मैं ऑलरेडी इस विषय पर सेशन कर चुका हूं जिस समय मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही थी। मैं 1 महीने पहले ही, तारीख गवाह है 5 फरवरी के दिन, इस सेशन को कवर कर चुका हूं। तो कमेंट्स में आ करके मुझे भला बुरा कहने से पहले थोड़ा सा कष्ट और करा कर लीजिए, ठीक है ना। मुझे आप किसी पत्रकारिता के चैनल में डालने का प्रयास ना करिए। मैं मजे भले ही लेता हूं, मुझे पढ़ाते समय आनंद लेने में मजा आता है, मतलब कि ना कि हाँ भाई ठीक है, सबकी मतलब थोड़ी सी ग्रिलिंग हो जाती है, लेकिन प्रयास रहता है कि जो देश में मुद्दे चल रहे हैं वो आप तक लेकर आए जाएं। और उसी क्रोनोलॉजी में हमने ये काम पहले भी किया हुआ है। मैंने कवर किया था, तब भी बताया था कि लद्दाख जिसकी पॉपुलेशन, अच्छा लद्दाख के बारे में यह भी जान लीजिए कि यह यूनियन टेरिटरी बनकर आया 5 अगस्त जब 2019 को देश के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य से 370 के तहत वो जो दर्जा छीना गया, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनकर आई थी, जिनमें से एक कश्मीर थी और एक लेह लद्दाख थी। जो लेह लद्दाख नाम से जो जगह बनकर आई, जिसमें लेह और कारगिल नाम के 2 जिले थे, जहां पर लगभग 2,74,000 ही पॉपुलेशन निवास करती है, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख की फिलहाल चर्चा चल रही है। चर्चा उस दिन से है जिस दिन से यह प्रोटेस्ट हुआ था। हमने यह सेशन कवर किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आज के सेशन के बाद आप इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये कवर किया था कि -8 डिग्री तापमान पर हजारों की भीड़ लद्दाख में क्यों सड़कों पर उतरी है। जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ये जो भीड़ है, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं ये प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरा इतिहास क्या है, डिमांड क्या है, आज क्या हो रहा है, अनशन पर लोग क्यों बैठे हैं, क्या लद्दाख वाकई में मर रहा है जैसा लोग कह रहे हैं, हेडिंग्स बनी हुई हैं लद्दाख मर रहा है, लद्दाख को बचाओ, क्या है सारी कहानी, सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं, सब बातें डिटेल में बताऊंगा। पहले की एक तरफ ये तस्वीर देखिए, आपको सड़कों पर उतरी हुई कुछ हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। एक बार इस भीड़ को देखिए। आरोप यह रहा कि इस भीड़ को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। ठीक है, अपन तो मीडिया चैनल है नहीं, अपन ने प्रॉपर डिटेल में इसको पहले भी कवर किया है और आज भी कवर कर रहे हैं। ये आप भीड़ देख ले, ये भीड़ है लेह लद्दाख के अंदर। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप हजारों की संख्या के अंदर यहां पर जनता को देख सकते हैं। ये जनता क्यों आई है यहां पर? क्या ये भारत के विरोध में आई है,
या कोई मांग लेकर आई है, क्या है? जब देश के अंदर यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख बनकर आया तो यहां के लोग चाहते हैं कि इन्हें शेड्यूल 6 के अंदर दर्जा दे दिया जाए। इस पूरे की पूरे जो प्रोटेस्ट कहिए या भीड़ कहिए, इसको लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिसके बारे में मैंने आपको अभी हाल कहा, 3 इडियट में रेंचो का जो किरदार जिनके नाम पर बनाया गया है वो सोनम वांगचुक। फिल्मों के अंदर बनाने की लिबर्टी ली जाती है, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक दिखा दिया है। वास्तविकता में इन्हीं का किरदार निभा रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो सोनम वांगचुक का आप यहां पर ट्वीट देखते हैं जिसमें यह लिखा है कि 3 फरवरी को लद्दाख के अंदर एक बिगेस्ट एवर रैली हुई, और वो किस लिए हुई? फॉर द रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की पुनः बहाली। इसका मतलब इनका यह था कि जब तक 5 अगस्त 2019 नहीं थी, उससे पहले डेमोक्रेसी थी, जनता को अपने फैसले लेने का अधिकार था, एंड सेफगार्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 6ठी अनुसूची के तहत इन्हें सेफगार्ड किया जाए, सुरक्षित किया जाए। इन्होंने यहां नंबर लिखा है 20,000 लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया, कई जगह पर लिखा हुआ है 30,000 लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया। रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहाली। लोकतंत्र की बहाली का मतलब ये 370 वापस नहीं चाहते, ये नहीं कह रहे कि वापस वैसा ही बना दो। इनका कहना है कि लद्दाख के जो थोड़े से लोग हैं इनकी बात भी सुनी जाए, इसके लिए कोई विधानसभा जैसी व्यवस्था हो, और अगर विधानसभा जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती तो उसके स्थान पर शेड्यूल 6 हो। शेड्यूल 6 क्या है इस पर भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले यह समझ लीजिए कि कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि हम लोग भले ही कम हों, लेकिन इनकी आवाज सुनने का और इनके फैसले ये खुद ले सकें, इसकी आजादी देने का सरकार कष्ट करे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि आप यहां पर हेडिंग देख रहे हैं। अब ये हेडिंग क्या है, मतलब न्यूज की हेडलाइंस क्या है? सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तो सर आपने जो बात बताई 3 फरवरी को मैसिव रैली हुई थी, आज तारीख 20 मार्च है, समय काफी बीत चुका है, तो ऐसी स्थिति में इस मैसिव रैली का क्या लॉजिक है? और 15 दिन, तो इसका मतलब तो ये 5-6 तारीख के आसपास शुरू हुई है। बिल्कुल। तो साथियों, जो 3 फरवरी के दिन ये रैली हुई थी ना, इसके बाद केंद्र सरकार ने इस रैली के अंदर जो भी पार्टियां लीड कर रही थी रैली को, उन्हें बातचीत करने के लिए 2 राउंड्स में दिल्ली बुलाया था कि आइए हम आपकी मांगों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के 2 चांस जब निकल गए, तब जाकर के ये सोनम वांगचुक 6 मार्च से आमरण अनशन पर बैठ गए। 21 दिन तक बिना खाना खाए केवल पानी पीकर जिंदा रहने के लिए लद्दाख में ये खुले आसमान के नीचे टिक गए कि वहीं सोना है, वहीं बैठना है और बिना खाना खाए रहना है। 21 दिन का टारगेट क्यों रखा? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा भी 21 दिन का आमरण अनशन क्विट भारत मूवमेंट के दौरान रखा गया था। तो गांधीवादी तरीके से अपने आप को कष्ट देते हुए सरकार तक, ताकि इस बात का प्रेशर क्रिएट हो कि ये किस मांग के लिए यहां बैठे हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि साहब एक बात बताइए, मांग क्या है इनकी? मांग बताएंगे, लेकिन आज का ताजा अपडेट यह है कि इन्होंने हाल ही में कहा है कि ये लद्दाख के उन क्षेत्रों तक भी मार्च करेंगे जो हम चीन से खो चुके हैं। हम वहां तक भी लोगों को लेकर जाएंगे कि देखिए भारत का कौन सा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है साहब। अब आते हैं मांग क्या है और किस लिए सोनम वांगचुक वर्तमान में मतलब बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिए। देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ, जब रैली निकली, तो जो मुख्य मांगे लोगों ने दिखाई उनमें था लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर, 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करने की बात, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, लद्दाख के लिए अलग से लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात, लद्दाख में लोकसभा सीट को 1 से बढ़ाकर 2, लेह और कारगिल दोनों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट, और राज्यसभा में भी लद्दाख को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी बात। लगभग 2.25 लाख की पॉपुलेशन कुल मिलाकर लद्दाख के अंदर, लेह और लद्दाख के अंदर, लेह और कारगिल जिलों के अंदर मिलाकर के है। ऐसी स्थिति में इनकी जो मांगे हैं वो संपूर्ण भारत से थोड़ी भिन्न हैं। संपूर्ण भारत में जहां लाखों की संख्या पर जाकर 1 लोकसभा सीट बनती है, हम 140 करोड़ भारतीयों पर 543 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसी स्थिति में इनकी डिमांड यह है कि लद्दाख के अंदर हर 1.25 लाख पर 1 लोकसभा की सीट हो,
राज्यसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व हो और डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए राज्य की तरह इनको दर्जा पर्सनली मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची में इनको शामिल किया जाए। देख करके आपको एक बार के लिए यह एहसास होने लगेगा कि यार इतनी कम पॉपुलेशन के लिए जो डिमांड्स रखी गई हैं वो बहुत भारी भरकम हैं। ऐसी भारी भरकम डिमांड्स क्या वाकई में पूरी हो सकती हैं? तो अब इस बात को भी समझ लीजिए। असल में इन मांगों के पीछे का जो तर्क है वो ये है कि भारत के संविधान में ऑलरेडी 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जहां की ट्राइब्स की सुरक्षा के लिए, वहां के कल्चर की सुरक्षा के लिए, ट्राइबल कल्चर की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा उनके अधिकार, कल्चर और एथनिसिटी के लिए शेड्यूल 6 का प्रावधान किया हुआ है। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर, यानी आसाम के अंदर दीमा हसाओ के अंदर, कार्बी एंगलोंग के अंदर, बोडोलैंड टेरिटरी के अंदर, ऐसे ही त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया के अंदर, मिजोरम में चकमा के अंदर, लाई ऑटोनॉमस के अंदर, मेघालय के अंदर खासी, जयंती और गारो क्षेत्र के अंदर जो वहां की ट्राइबल्स हैं उनका डिसीजन लेने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हुई हैं। यानी कि वो ट्राइबल्स के डिसीजन वो खुद लेने वाली ट्राइब्स हैं और उनकी बनी हुई काउंसिल्स हैं। या एक तरह से ये समझिए कि ये छोटी छोटी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हुई हैं इन 4 राज्यों में, ये अपने यहां के फैसले स्वतः लेती हैं। यानी कि एक तरह से उत्कृष्ट उदाहरण है लोकतंत्र का। लद्दाख को लेकर इनकी डिमांड यह है कि जिस तरह से आपने यहां 4 राज्य शामिल किए हुए हैं, आप यहां पर हमें यानी कि लद्दाख को भी शामिल कर दीजिए। लद्दाख को क्या शामिल किया जा सकता है? आंसर सरकार की तरफ से ना है। क्यों? बोले यदि हमने इन 4 राज्यों के साथ में लद्दाख डाल दिया तो भाई नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य बचे हुए राज्य, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, वो सभी राज्य मिलकर के भी डिमांड करने लगेंगे क्योंकि उनके पास भी बड़ी संख्या में ट्राइब्स रहते हैं। हम उन क्षेत्रों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं दिए हुए हैं, तो फिर आपको कैसे दे दें? सरकार इस कारण से इन्हें 6ठे शेड्यूल का दर्जा नहीं दे रही है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जनता मतलब वास्तविकता में इस तरह की डिमांड कर क्यों रही है? ऐसा उन्हें क्या लगा जिसके चलते वो सड़कों पर आ गए? देखिए, जैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब वो राज्य था तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में लेह और कारगिल से लोग चुनकर जाया करते थे। यानी इन क्षेत्रों की बात भी श्रीनगर की विधानसभा में चर्चा का विषय बनती थी। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से केंद्र का डायरेक्ट शासन हो गया। केंद्र का डायरेक्ट शासन का मतलब है केंद्र की तरफ से आए हुए अधिकारी ही लद्दाख के विषय पर फैसले ले रहे हैं। लद्दाख की जनता का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लद्दाख की जनता की बात सुनाने के लिए केवल एक लोकसभा के सांसद हैं। उसके अलावा लद्दाख को भारतीय सिस्टम में लोकतंत्र की फीलिंग देने जैसा कोई भी तरीका प्राप्त नहीं है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर ऐसे तो कल को अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो हमारे पास भी हमारी बात सुनाने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपनी डिमांड रखते हुए कह रहे हैं कि हम अपने फैसले खुद लें। नंबर दूसरा, हम पर शासन करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी नहीं, हमारा अपना लोक सेवा आयोग बनाओ जो कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का कष्ट करे। इस तरह से इन स्थानीय युवाओं ने नौकरी में स्थानीय मांगों की बात करी। जो लोग मुझे जबरदस्ती घसीटते हैं कि आप हमारे सेशंस कवर नहीं करते, आप हमारे ट्विटर को भी कभी कभार जाकर के सर्च कर लिया करिए। 4 फरवरी के दिन ही मैंने, जब सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को भी उठाना पब्लिकली शुरू नहीं किया था, उस समय भी मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ कि इनकी डिमांड्स क्या हैं उन्हें मैंने प्रॉपर ट्वीट करके लिखा है। आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अभी फिलहाल के लिए हुआ क्या है? तो जब मैंने आपसे कहा कि फरवरी में केंद्र सरकार से बातचीत के लिए कमेटी का गठन करके जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई जो केंद्र सरकार से बातचीत करने जाने वाली थी। उसने अपनी बातचीत का पहला दौर 19 से 23 फरवरी तक संपन्न किया। फिर 4 मार्च को उस कमेटी को, जो प्रोटेस्ट करी थी ना फरवरी की शुरुआत में लद्दाख के अंदर 20-30 हजार लोगों को लेकर के, आप ये समझिए कि लद्दाख में जितने लोग वोट देते हैं उसका 1/3 लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर थे। ठीक है,
उनमें से जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, वो 2 बार केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए आए। केंद्र सरकार ने जब इन्हें बुलाया तो ये पहुंचे, लेकिन केंद्र के साथ इनकी कोई भी सहमति नहीं बनी। केंद्र के साथ जब इनकी कोई भी सहमति नहीं बनी तो 4 मार्च के दिन एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि हमारी जो सब कमेटी है, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हुई थी और उनके एडवाइजर टू यूटी लद्दाख हैं उनके साथ हुई, लेकिन इसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए, जिसके चलते हम भविष्य के लिए कोई प्लान बनाने जा रहे हैं। 4 मार्च को इन लोगों ने इस तरह का ट्वीट किया। सोनम वांगचुक इसी के चलते 6 तारीख को 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब सरकार के द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब मैं आमरण अनशन करूंगा। ये हैं सोनम वांगचुक, इन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें रखी। स्थापना के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा दिन था। अब इन्होंने जो बातें रखी हैं, उन बातों में बहुत सी जनता यहाँ ये बात रखी कि जनता प्रोटेस्ट के लिए आई थी, 6th शेड्यूल चाहती थी, लेकिन इन्होंने फिर एक और डिमांड रखना शुरू किया, और वो क्या थी कि भाई मैं तो बैठ गया हूं आमरण अनशन के लिए 21 दिन के लिए। जनता के सामने इन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, लेकिन इन्होंने इसे नाम दे दिया क्लाइमेट फास्ट। अब ये क्लाइमेट फास्ट क्या है? असल मायने में शुरुआत जो 6ठे शेड्यूल से हुई थी, लोकतंत्र की बहाली के लिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए, लद्दाख के ट्राइबल्स को उनके अधिकार दिलाने के लिए जो बात हुई थी, वो धीरे धीरे एक अलग दिशा का रुख ले ली। और वो क्या था? देखिए, इसको समझने से पूर्व मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देता हूं, फिर आप इनकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। असल मायने में भारत जैसे विकासशील देश की एक बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा क्या है? हम उस दौर में तरक्की कर रहे हैं जिस समय पर ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम पर जा रही है। यानी हालात ये हैं कि जिस दर से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक कई तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे, बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, सूखा बढ़ जाएगा, अनियमित वातावरण हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का बड़ा कारण बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है। बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है और ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। हम लोग उस दौर के गवाह बन रहे हैं जब से पहले, यानी लगभग 250 साल पहले, जो विकसित देश हैं जिन्होंने जो काल देखा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने जो काल देखा, वो हम लगभग 200 साल बाद देख रहे हैं। उन लोगों के किए गए जो कर्म हैं, उनका दंड भारत भुगत रहा है और भारत जैसे विकासशील देश भुगत रहे हैं। वो लोग जो इंडस्ट्रीज लगा लिए, आज हम वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। वो लोग जिस तरह से डेवलप्ड बन गए, हम डेवलप्ड बनने का 2047 में सपना देख रहे हैं। डेवलप्ड बनने के लिए बहुत बड़ी जरूरतों में एक है मशीनीकरण का होना, औद्योगिकीकरण का होना। और जब हम उद्योग धंधों की तरफ बढ़ते हैं तो चैलेंज आता है पर्यावरण के साथ चुनौती लेना। भारत, जहां पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं, ग्रीन एरिया है, जमीन पर पौधा लगाने के लिए, उद्योग धंधों को लगाने के लिए वन की कटाई ही एक विकल्प के रूप में दिखाई पड़ती है। जब वनों की कटाई होती है, फिर चाहे हसदेव फॉरेस्ट की कटाई हो रही हो, चाहे फिर अपने झारखंड साइड में और जो झारखंड उड़ीसा वाला सर इस तरफ की जो कटाई हो रही हो, या लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां पर डेजर्ट है, वहां पर इंडस्ट्रीज लगाए जाने की बात हो रही हो, कुल मिलाकर हमारे पास जो उपलब्ध जमीनें हैं वहीं पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। साथियों, जब भारत ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पर, नौरोजी की थ्योरी पर काम करना शुरू किया था कि अंग्रेज हमसे ज्यादा पैसे वाले क्यों बने, तो हमने आधार दिया था कि अंग्रेज अपने यहां पर निर्मित सामान लाते हैं, भारत में बेचकर भारत के पैसे को ले जाते हैं। तो बोले हम क्या करें? बोले स्वदेशीकरण अपनाएं, यानी कि गांधी जी ने कहा खुद का कपड़ा खुद बनाएं। आज भारत के उद्योग धंधे जब खुद का सामान खुद बनाने लगते हैं तो पर्यावरण अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता है। इतनी बड़ी चुनौती बनता है कि इस बढ़ते प्रदूषण के कारण कल को खाने वाले भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये एक चुनौती होने लगती है। सोनम वांगचुक जिस चीज को लेकर फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक टर्म जोड़ दिया, दैट इज क्लाइमेट फास्ट। क्लाइमेट फास्ट का उनका अर्थ है कि मेरे प्यारे साथियों, यहां स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि
यहां पर इनकी बात सुनिएगा, इसमें प्रॉपर तरीके से इन्होंने बात रखी है और उसमें इनका कहना है कि लद्दाख को बचाओ। कैसे बचाओ? इनका कहना है कि लद्दाख में ग्लेशियर हैं। बोले ठीक है। अब लद्दाख में बड़ी मात्रा में गाड़ियां आती हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बाइक से, कार से लद्दाख जाना चाहते हैं, मतलब हिल ट्रिप का बेहतरीन स्थान है। इनका कहना है कि लद्दाख के अंदर बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं, पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से कार्बन इमिशन होता है। वो कार्बन उत्सर्जित जो होता है सूट पार्टिकल के रूप में, वो ग्लेशियर्स पर जाकर जम जाता है, जिससे कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री लग जाएं या लद्दाख के जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योग धंधे लग जाएं, तो इन उद्योग धंधों से निकला हुआ धुआं इतनी ऊंचाई पर, धरती से लगभग 3500 मीटर की, जल स्तर से, समुद्र स्तर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो लद्दाख है, इस क्षेत्र में धुएं के कालिख से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघल जाने से नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा और लद्दाख का कल्चर तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, इनका जो कॉज है वो बिल्कुल जेन्युइन है। इनका जो ध्यान जिस तरफ दिलाया जा रहा है वो भी एकदम जेन्युइन है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कार्बन उत्सर्जित होगा तो उत्सर्जित कार्बन ग्लेशियर पर जमेगा और जमने से ग्लेशियर पिघलता ही है, क्योंकि काला कार्बन बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम विकासशील देश होने का अपने ऊपर एक पीड़ा ढो रहे हैं। हम विकसित बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज लगाकर तेजी से ग्रो करें। लद्दाख में फिलहाल सरकार 10 से अधिक गीगावाट एनर्जी के सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रही है। सोलर प्लांट लगाने से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा और जितनी तेज सूरज की रोशनी पड़ती है लद्दाख में, उससे बहुत बढ़िया बिजली का उत्पादन होगा। इससे क्या होगा? इससे लद्दाख के अंदर आय के सोर्स बढ़ेंगे। बड़े सारे उद्योगपतियों ने लद्दाख में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने में अपनी रुचि जता दी कि भाई लद्दाख में निवेश करके वहां पर खूब सारी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब इसमें चुनौती क्या है? इनका मानना है कि सोलर पावर प्लांट लगाने से जो भेड़ बकरियां हैं, जो लद्दाख की ट्राइब्स भेड़ों को चरा करके खाना खाती हैं, जो ट्राइबल कल्चर भेड़ चराकर जीवन यापन करती है, उनके ग्रेजिंग एरिया यानी भेड़ चराने का जो स्थान है वो खत्म हो जाएगा। अब सोनम वांगचुक जी का जो ये बयान है ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है, थोड़ा सा इसे समझिए। एक तरफ वांगचुक साहब कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जित होगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो बोले साहब क्या करें? बोले कार्बन उत्सर्जित मत होने दीजिए। बोले ठीक है सर, नहीं होने देंगे। कार्बन उत्सर्जित होता है पेट्रोल से, डीजल से, उद्योग धंधों से, चूल्हे से, इनसे। हम लोग ऑलरेडी जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं गाड़ी में पेट्रोल और डीजल जला करके, उसका ही भविष्य का विकल्प है इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल्स, ईवी बैटरीज। और ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन हमारे लिए सौर ऊर्जा से या रिन्यूएबल एनर्जी से भारत के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि जहां एक और लद्दाख भारत के लिए कोल्ड डेजर्ट है, वहीं राजस्थान भारत के लिए एक हॉट डेजर्ट है, जहां पर बड़ी संख्या में सोलर पैनल्स लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। वांगचुक साहब का कहना है कि एक तो कार्बन उत्सर्जन कम करो। बोले ठीक है। सरकार ने कहा उत्सर्जन कम करने के लिए बिजली उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका कोई पॉल्यूशन नहीं है फिलहाल के लिए, अनटिल अनलेस वो जो सोलर पैनल है वो बर्बाद ना हो जाए। बोले ऐसी स्थिति में हम सोलर वोल्टेइक सेल लगा लें। बोले अगर वो लगा लिए तो गाय को चरने की जगह, जो वो क्या कहते हैं, भेड़ को चरने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब ये दोनों ही तरह की बातें करके दो बड़ी बातों पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क कर रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग इन्हें नेगेटिव लेना शुरू कर दिए हैं कि भैया कॉज बहुत बढ़िया उठाए हो आप। क्लाइमेट का कॉज ऐसा है जिससे यह प्रतीत होता है कि आप सबके लिए, सबके हितों पर बात कर रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए अच्छा सोचते सोचते आप जो बात कर रहे हो यह थोड़ी प्रोग्रेस के एंटी साउंड हो रही है। प्रोग्रेस किसमें है? उद्योग धंधे लगने में है। चलो कोई बात नहीं, उद्योग धंधे से कालिख पुत रहा है, कोई बात नहीं, देश में कहीं भी कार्बन उगेगा, कार्बन पैदा होगा, ग्लेशियर पर जमेगा। नंबर दूसरा, लेकिन सोलर पावर प्लांट में आप कह रहे हो कि भेड़ को चगाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में इनका यह जो मूव है, इसे लोग कई जगह पर कह रहे हैं कि यह थोड़ा पॉपुलिस्टिक मूव है, कि चरवाहों को भी अपनी भीड़ में बुलाने के लिए ये इस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं। बट एनीवे, इनका उद्देश्य साफ है। मैग्से से पुरस्कार विजेता हैं,
अपनी बातों को बहुत अच्छे से ठंड में बैठ करके रख रहे हैं, तो इनकी बातों के साथ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इंसानियत के लिए, भलाई के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोग इनके साथ में हैं। 6th शेड्यूल की मांग के साथ साथ ये क्लाइमेट के संरक्षक बन के 15वां दिन आज बिता चुके हैं। 6 दिन और 21 तारीख तक ये मतलब आने वाले 21 दिन तक ये इस प्रकार का प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आपको सारा मसला समझ में आ गया होगा। देश भर से कई लोग जाकर के इन्हें जुड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आफ्टर ऑल लद्दाख को 6th शेड्यूल में मिलाने की दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, जो इनकी मांग है ना, वो मांग असल में नॉर्थ ईस्ट में शामिल होने की है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जो जगह, नॉर्थ ईस्ट में जो 4 राज्य हैं ATMM के नाम से, उनको शामिल, उनके लिए 6th शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। अगर करना होगा तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए संसद का जो सत्र है वो समाप्त हो चुका है। वर्तमान में जो सरकार है वो इलेक्शन में है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से संविधान संशोधन के लिए संसद के सत्र को नहीं बुलाया जा सकता। यानी इनकी जो फिलहाल मांग है वो संविधान संशोधन से ही पूरी हो सकती है, और संविधान संशोधन 4 जून से पहले किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो फिर इनके इस प्रोटेस्ट का कोई मीनिंग फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। लोग इसे चुनावों से जोड़ करके भी देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर एक MP की सीट है, और लद्दाख चूंकि भारत के लिए बहुत सेंसिटिव जगह है, क्योंकि वहीं से चाइना का बॉर्डर है, और भारत का जो LAC वाला क्षेत्र है जहां चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है, ये जैसे ही कोई बात वहां पर बोलते हैं लोगों के कान सीधे खड़े हो जाते हैं कि चाइना से रिलेटेड कोई खबर सुनाने वाले हैं। ठीक है, भारत सरकार ने हालांकि इनको इसका एक ऑप्शन दिया है। बोले ठीक है, आप लोग 6th शेड्यूल में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकते, ये हम बता देते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, आपको आर्टिकल 371 में जगह दे देते हैं। आर्टिकल 371 क्या कई जगह राज्य लागू है क्या? जी हां, भारत के 11 राज्यों में ऑलरेडी 371 लागू है। जहां आर्टिकल 244 के छठी अनुसूची के माध्यम से 4 राज्यों को कवर किया हुआ है, ऐसी 371 में 11 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए हुए हैं। उदाहरण के लिए 371A के तहत नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है, B में आसाम के लिए विशेष उपबंध है, C में मणिपुर के लिए, I में गोवा के लिए। इस प्रकार से अलग अलग जो सब क्लॉजेज हैं उसमें अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम शेड्यूल 6 तो आपके यहां अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम 371 के अंदर प्रावधान दे सकते हैं, और उन्हीं प्रावधानों की लिस्ट मैंने यहां पर फहरिस्त के रूप में लगा दी है। ठीक है साहब, अब यहां पर एक बड़ी सवाल की चीज बनती है, और वो ये है कि 371 अगर लागू होता है तो क्या स्थानीय हितों को फायदा मिलेगा? आंसर है जी हां। लगभग 80% जो नौकरियां हैं वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के स्थानीय संरक्षण का पूर्ण प्रयास यहां पर फिर कर पाएगी। ठीक है साहब, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक और बात मांग कर दी है, और वो ये है कि ये जल्दी ही यहां से चाइना का जो बॉर्डर है वहां तक प्रोटेस्ट करने जाएंगे। यानी कि ये बॉर्डर तक प्रोटेस्ट करने जाएंगे और बताएंगे कि जो हमने क्षेत्र चीन के साथ खो दिया है, चीन को दे दिया है, या चीन से जो हम हार गए हैं, हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए भारत चीन से क्या कुछ हार कर बैठा है। इन्होंने अपने द्वारा इस बात को इस प्रोटेस्ट के अंदर डिमांड में कहा। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा है कि लद्दाख से लगभग 10,000 लोगों को लेकर के ये 27 मार्च और 7 अप्रैल को निकलकर जाएंगे। LAC पर जो फिंगर एरियाज हैं, जैसे पेंगोंग सो लेक हैं, दक्षिणी तट है, डैमचौक है, टुशुल है, वहां पर जाएंगे और 2 तारीखों पर प्रोटेस्ट करके लोगों को बताएंगे कि इस क्षेत्र पर किस तरह से भारत ने चीन को अपना क्षेत्र खो दिया है। यानी कि इंडिया हैज लॉस्ट इट्स लैंड टू चाइना, ये जगह दिखाने के लिए जाएंगे। इस बात को अपोजिशन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पकड़ लिया और कहा कि देख लो, मोदी जी की गारंटी देख लो, यहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि भारत ने चीन के लिए जमीन खो दी है। यानी इंडिया चाइना के सामने जमीन हार चुका है। इंडिया चाइना के सामने पहले ही जमीन हार कर बैठा हुआ है। जिसे आप LAC कहते हैं, इसके उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, 1962 से ही यह वाला जो क्षेत्र है यह चाइना के कब्जे में है। अब जो फिलहाल इस LAC की स्थिति है, इसे लेकर के भारत और चीन के बीच में लगभग 22 राउंड की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कि यह स्थिति स्पष्ट रहे, क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट भी इसी LAC को लेकर हुआ था। इसके चलते भारत और चीन के सैनिकों में मुठभेड़ बनी रहती है।
अब ये बताना चाहते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ऐसा हुआ है। तो खड़गे साहब ने इनकी बात पकड़ ली कि देख लो, एक्टिविस्ट खुद कह रहे हैं कि भारत अपनी जमीन हार चुका है। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जमीन के कब्जे वाले क्षेत्रों पर दिखाए जाने पर इनका कहना है कि जब चरवाहे भेड़ चराने जाते हैं तो चीनी सैनिक उन्हें वहां से भगाते हैं। तो देखिए यहां पर भेड़ चरते हुए दिखाई गई हैं, या चीनी सेना के साथ उलझते हुए चरवाहे दिखाए गए हैं, और बताया गया है कि चाइनीज सोल्जर्स के साथ में यहां पर जो शेफर्ड्स हैं इनका कन्फ्लिक्ट लगा रहता है। ये वो क्षेत्र है जो कि एलएसी के बिल्कुल नजदीक क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट चीनी सेना के साथ होते हैं, ऐसा इनका कहना है। निश्चित ही यह बात सत्य है कि इस एलएसी के बहुत अंदर तक और बहुत दूर तक भारत की सेना और चीन की सेना एक दूसरे के साथ इन एरियाज में पेट्रोलिंग करती है। इस क्षेत्र की अनिश्चितता के चलते कि वास्तविक सीमा रेखा कहां है, इसकी अनिश्चितता के चलते भारत और चीन के बीच में काफी ज्यादा हाई टेंशन बवाल हुआ है। और उस हाई टेंशन बवाल के नजारे आप यहां भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई स्पष्ट डिमार्केटेड लाइन नहीं है, जिसके चलते भारतीय चरवाहे चीनी सीमा में चले जाते हैं या भारतीय सीमा में चीनी सैनिक घुस आते हैं। यह यहां का एक लंबा विवाद बना हुआ है, और इसी के चलते भारतीय सेना लगातार चीन के साथ स्टैंड ऑफ की सिचुएशन में खड़ी हुई है, और इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। ये वो न्यूज कटिंग है जिसमें यूनियन कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में सोलर पावर प्लांट 13 गीगावाट की लगाने की बात की थी, जिसके चलते ये जो वांगचुक हैं ये कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों के जीवने की जगह नहीं बचेगी, चरने की जगह नहीं बचेगी अगर ये सोलर प्लांट लग गए। तो इनका जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपने ही इरादों में थोड़ा पॉलिटिकल मूव लेता चला जा रहा है। इलेक्शन के टाइम पर हो रहा इनका प्रोटेस्ट, जिसमें यह निर्धारित है कि छठी अनुसूची में अगर कोई इन्हें वादा कर भी देता है तो वो आचार संहिता में फंस जाएगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इनके प्रोटेस्ट में अगर आचार संहिता का मायना है तो 4 जून तक कुछ नहीं हो सकता, नंबर दूसरी बात। लेकिन यह बात तय है कि इनके प्रोटेस्ट से लोगों को यह लगने लगेगा कि ना जाने लद्दाख की स्थिति कितनी खराब है, भारत चीन से कितना कुछ हार कर बैठा हुआ है, इससे भारत के अंदर लद्दाख एक नेशनल मुद्दा बनकर खड़ा होगा। चौथी बात, सोलर पावर प्लांट्स का वहां लगाया जाना भारत सरकार के द्वारा, भाई निश्चित ही 16 गीगावाट के कई लाख स्क्वायर किलोमीटर में सोलर पावर प्लांट लगेंगे। ऐसी स्थिति में लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाएंगी, तो इसका मतलब कैपिटलिस्ट वर्सेस जो शेफर्ड्स हैं उनकी लड़ाई, यानी कि गरीब वर्सेस अमीर की लड़ाई को यहां पर हाईलाइट किया जाएगा। इस तरह से यह मामला चुनाव के समय पर हुए मामलों में रिलेट कर रहा है, जस्ट लाइक जिस तरह से किसान आंदोलन का होना हुआ या फिर इनका आंदोलन का होना हुआ। निश्चित ही ये अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन इनमें लोग जो इनके विरोध में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप इस मौके को, दस्तूर को चुनाव से ही क्यों निकाल कर ला रहे हैं, बहुत दिनों से यहां पर ऐसा हो रखा था, अभी इस मुद्दे को क्यों मतलब हवा दी गई है। खैर, अल्टीमेटली सबको अपनी बातें रखने का लोकतंत्र में अधिकार है, और सोनम वांगचुक अपनी बात को बहुत खूबी से रख रहे हैं। निश्चित ही उन्होंने कई अच्छे मुद्दे भी उठाए हैं, और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिलाया है, लोकतंत्र की खूबी यही है कि सबको अपनी बातें बोलने का अधिकार है, और सरकार को सबकी बातें सुननी चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार अपील करने पर भी हमारा यह आंकड़ा 41 से घट के कभी 40% तक ही आ पहुंचता है, यानी कि आप में से 40% हमारे व्यूअर और लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो कोई अपना वीडियो पर कमेंट छोड़ दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों से साझा कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और